हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद और मेरी उम्र के नौजवानों यू आर प्रो। तो आज आप सीधे सीधे वीडियो पे आ जाता है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट विनेश फोगाट, व्हाई शी लॉस्ट। ठीक है, क्योंकि यार ओलंपिक में हम भी बहुत उससे देख रहे थे कि यार कुछ तो कहीं से आएगा, क्योंकि नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीद रहती थी हमें। और ऐसा नहीं है यार, हम ना एक्सपेक्टेशन हमारी ऐसी हो जाती कि वो जिस फील्ड में जा रहे थे वहां से गोल्ड ला रहे थे, तो हमें ऐसा होता है कि यार अच्छा यहाँ भी आ जाए तो देखिए ठीक है, सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आए। लेकिन आप इतना तो मान के चलो, इतने देशों के बीच में ना हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं यहाँ पे दिखता है। हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कितनी और प्रैक्टिस की नीड है कि वहां पे पहुंच सके। कितने मेडल्स आ रहे हैं, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, मतलब बहुत ज्यादा। ठीक है, और उसमें हमारे प्लेयर्स के साथ क्या क्या हो रहा है, मतलब क्या दिक्कतें आ रही होंगी कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं उस लेवल का। और तो फिर विनेश फोगाट जी का जब हुआ यार, बड़ा गंदा लगा, क्योंकि पहले तो उन लोगों के वैसे प्रोटेस्ट अलग थे कि कोई मेडल नहीं लाएगा, तुम क्या देश के लिए मेडल लाते हो, ये लोग खाली ये सब नौटंकियां कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये सब होना और फिर वहां तक पहुंचना, फिर कुछ वेट से बाहर हो जाना, तो वो गलत था। ठीक है, तो उस पर वीडियो है ध्रुव राठी जी की, पर देखती हूँ फिलहाल। ठीक है, तो आज अब ये देख लेते हैं, अभी 1 घंटे पहले आई है। फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन की। देश का मान बढ़ाने वाले इन रेसलर्स को पुलिस के द्वारा फिर सड़क पर घसीटा गया, लेकिन यहाँ चीटिंग हुई थी और चीटिंग की थी WFI ने। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक अपनी हार पर मलाल तक नहीं कर सकती थी और लोग अपने खंजर निकाल कर तैयार खड़े थे। ऐसे ट्रीट किया कि मैं जैसे कोई मुर्दा चीज हूं। नमस्कार दोस्तों, दंगल फिल्म के मेन गाने में एक लाइन है, माँ के पेट से मरघट तक तेरी कहानी पग पग प्यारे दंगल दंगल। ये लाइन हमारी महान इंडियन रेसलर विनेश फोगाट के लिए बिल्कुल सही फिट बैठती है। बचपन से लेकर अब तक उनकी जिंदगी एक दंगल ही रही है। किन किन चीजों से फाइट बैक करके वो यहां तक पहुंची, पेरिस ओलंपिक्स में एग्जैक्टली उनके साथ क्या हुआ, ये पूरी कहानी आज के वीडियो में हम जानेंगे। जो लोग उनके खिलाफ रहे उन्हें एक्सपोज किया जाएगा और उनसे विनेश के आंसुओं का हिसाब भी मांगा जाएगा। यार एथलीट लाइफ बहुत टफ लाइफ है। इन ओलंपिक्स में विनेश का पहला ही मैच था टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट यूई सुसाकी के साथ, जिन्होंने आज तक अपने पूरे करियर में सिर्फ 3 बाउट्स हारे थे, जिनका इस मैच से पहले 82-0 का रिकॉर्ड चल रहा था। बहुत लोग मानते थे कि इन्हें हरा पाना लगभग नामुमकिन था। टोटल मैच 6 मिनट का होता है और 3-3 मिनट के इसमें 2 राउंड्स होते हैं। बहुत लंबे समय तक इस मैच में विनेश खुद को डिफेंड करती रही, लेकिन आखिर के 15 सेकंड में उन्होंने यूई सुसाकी को जबरदस्त झटका दिया और मैच पूरा पलट गया। इस ऐतिहासिक जीत की खबर ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी। वर्ल्ड चैंपियन को हराने के बाद अचानक से विनेश फेवरेट बन गई गोल्ड मेडल जीतने के लिए। अगली स्टेज क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूरोपियन चैंपियन ओक्साना लिवेश को 7-5 से हराया। फिर सेमीफाइनल में उनकी टक्कर हुई पैन अमेरिकन गेम्स चैंपियन यूस्नेलिस गुजमान से, जो क्यूबा की रेसलर है। 5-0 से विनेश ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैच जीता और ओलंपिक फाइनल में जगह बनाने वाली वो पहली इंडियन वुमेन रेसलर बन गई। उनका फाइनल मैच होना था अमेरिकी रेसलर सारा हिल्डेब्रैंड के खिलाफ, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इनके साथ विनेश की 2019 में 2 बाउट्स हुई थी 53 केजीज में। इन दोनों मैचेस को विनेश ने जीता था। इसे कंसीडर करते हुए और विनेश के मोमेंटम को देखकर इनका गोल्ड मेडल जीतने का चांस ऑलमोस्ट श्योर लग रहा था। लेकिन फिर अगले दिन खबर आती है डिस्क्वालिफिकेशन। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई है। Disqualified on account of being overweight. सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। पहले दिन उनका वजन था 49.9 केजीज। ये वे इन करने के बाद एक रिकवरी मील लिया जाता है, जिससे कि थोड़ी स्ट्रेंथ मिल सके और थोड़ा सा पानी पिया जाता है। इस रिहाइड्रेशन की वजह से वजन बढ़ता है, ये नॉर्मल बात है। प्लानिंग कुछ ऐसी करी गई थी कि विनेश का वजन सिर्फ 1.5 किलो ही बढ़े, जिसे रात भर में कट डाउन किया जा सके और जब सुबह दूसरा वे इन लिया जाए फाइनल मैच से पहले, तब वजन वापस से 50 किलो के नीचे आ जाए। लेकिन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है। विनेश का वजन सेमीफाइनल मैच करने के बाद 52.7 केजीज पर था। अगली सुबह 7:15 पर दोबारा वजन लिया जाना था। उनके पास 12 घंटे का समय था और 2.7 केजीज वजन लूज करना था। इसी के चलते वो रात को 1 मिनट भी नहीं सोई, एक घूंट पानी तक नहीं पिया और ना ही कुछ खाना खाया।
पूरी रात वो दौड़ती रही, रस्सी कूदती रही, साइकिलिंग की, सोना का इस्तेमाल किया, बाल भी काट लिए ये और देखी अपना थी खून मैंने भी रील निकाल में। लिया। ये सब करने के बाद 2.6 किलो वजन तो कम हो गया था, लेकिन जब सुबह के 7:15 हुए 100 ग्राम एक्स्ट्रा वजन फिर भी रह गया था। थोड़ा सा टाइम और होता तो वो ये वजन भी कम कर लेती, लेकिन वेन के लिए जो समय था वो 7:15 से लेकर 7:30 बजे तक का था। अफसोस ये पॉसिबल ना हो सका। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ओलंपिक में विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई है। 2012 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन अमेरिकन एथलीट जॉर्डन बरोज ने ट्विटर पर अपील की कि रूल्स में बदलाव किए जाए और विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। ये पूरा वजन घटाने का प्रोसेस इतना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि विनेश का नेचुरल वेट 55-56 किलो के आसपास है, इसलिए 50 किलो तक लाना मुश्किल होता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो और विनेश पहली बार इस कैटेगरी में कंपीट कर रही हो। जुलाई के महीने में ही इन्होंने स्पेनिश ग्रांड प्री में गोल्ड मेडल जीता था, वो भी 50 किलो की कैटेगरी में ही था। इसी कैटेगरी में इन्होंने ओलंपिक कोटा भी हासिल किया था और इस कैटेगरी में ही ये क्यों आई, इससे ऊपर की 53 केजी वाली कैटेगरी में क्यों नहीं गई, इसके पीछे सीधा कारण है कि 53 केजी कैटेगरी का कोटा अंतिम पंघाल को चला गया था। इसकी बात आगे डिटेल में करते हैं वीडियो में कि अंतिम को लेकर क्या कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस घटना के बाद विनेश फोगाट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ट्विटर पर। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत, सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। बहुत गंदा अलविदा लगा था कुश्ती यार। 2001 से 2024। इस घटना के बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर एक बात बोल दूं, मैं क्या पता पूरी वीडियो मैं पर्सनल देखूं, क्योंकि मैं 30-30 मिनट की वीडियो डालती नहीं हूँ, क्योंकि सच में फ़ोन में स्पेस नहीं हो पाता, तो कोई और रीज़न नहीं है कि क्यों नहीं डालती, लेकिन सुनूंगी पूरा ही। बट बात ये है कि एक एथलीट की लाइफ जीना ना बहुत टफ है। मैं तो सोचूं पूरे रात के 12 घंटे होंगे, उसमें उन्होंने क्या नहीं लगा दिया होगा, सब कुछ दे दिया होगा, और फिर ऐसा हो जाना, तो सच में यार ये एक कैसे रूल्स हैं ये। 1 से 2024। इस घटना के बाद हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडवीय संसद में पैसे गिनवाने लगे कि इन्होंने विनेश के ऊपर 70 लाख लगा दिए। इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। मनसुख जी, मैं भी आपके पैसे गिनवाऊं यहाँ पर। एक नई जानकारी पता चली है गोवा में आपकी बीजेपी सरकार के बारे में। गोवा के एक एमएलए ने अपनी असेंबली स्पीच में बताया कि आपकी पार्टी की सरकार ने 1,70,00,000 रुपए सिर्फ केटरिंग सर्विसेज पर खर्च किए और 1,33,00,000 5 स्टार होटलों में रहने पर खर्च हुए, 4,32,00,000 वीआईपीज की ट्रांसपोर्टेशन पर, और 40 लाख रुपए के तो आप लोग लड्डू ही खा गए। आपके नेता लोग लाखों रुपए के गॉगल्स खरीदते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदते हैं, सब जनता के पैसे पर। और जनता को क्या मिलता है? टूटी हुई सड़कें, गिरते हुए पुल, रेल दुर्घटनाएं। और आप रुपये गिनवा रहे हो उन खिलाड़ियों पर जिन्होंने अपना तन मन और अपना पूरा जीवन रेसलिंग में लगा दिया, देश का नाम बार बार दुनिया में ऊंचा किया। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी की तरफ से भी एक बड़ा कैजुअल इनसेंसिटिव रिमार्क आया। बड़ा अजीब सा भी लगता है कि 100 ग्राम की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गई। आई विश शी लूजेस दैट 100 ग्राम क्विकली, लेकिन मिलेगा नहीं अभी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी ढेर सारे लोग विनेश का मजाक उड़ाने लगे, उन्हें ही ब्लेम करने लगे उनकी इस हार के पीछे। इन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी एम्पैथी रखकर देखो। एक बार आप विनेश फोगाट की पूरी कहानी सुनोगे, आपकी आंखों से आंसू आने लग जाएंगे। कितने उतार चढ़ाव और कितने स्ट्रगल्स कोई सह सकता है अपने करियर में, आप हैरान हो जाएंगे देखकर। सही मायनों में इनकी कहानी पर दंगल का पार्ट 2 बन सकता है। ये कहानी शुरू होती है आज से 30 साल पहले। हरियाणा के गांव बलाली में विनेश का जन्म होता है। ये केवल 9 साल की थी जब उनके सिर से पिता का साया उठ गया। उनकी मां प्रेमलता ने ही उन्हें बड़ा किया, उन्होंने कैंसर से भी लड़ाई लड़ी। विनेश बार बार कहती हैं कि उनकी मां से ही उन्हें हिम्मत मिली। विनेश की ट्रेनिंग करवाई उनके ताऊ महावीर फोगाट ने, साथ में उनकी बहन प्रियंका और उनकी कजन्स गीता, बबीता, रितु और संगीता। ये सब हो रहा था ऐसे गांव में जहां अभी भी औरतों का घूंघट में रहना आम बात है। लोग ताने मारते थे कि महावीर का दिमाग खराब हो गया है, ये पूरे गांव का नाश कर रहा है, कोई शर्म नहीं बची, अपनी ही बेटियों का तमाशा बना दिया है। विनेश की ताई दया को सुनने को मिलता था कि तुम्हारी बेटी लड़कों जैसी हो जाएगी, इनके चेहरे खराब हो जाएंगे, कोई इनसे शादी नहीं करेगा। तो मेरी मम्मी भी बोलती थी कि बेटा कि आज वो तेरी ताई जैसे बोल रही थी कि तूने क्या पहना है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि कौन सी ताई जी थी मेरे सामने लेके आओ। दंगल फिल्म में मोस्टली सबसे बड़ी बहन गीता की कहानी को दिखाया गया है, जिन्होंने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। ऐसा करने वाली वो पहली इंडियन वुमेन रेसलर बनी थी। इसके बाद 2012 में जब उन्होंने ओलंपिक्स में क्वालिफाई किया, उसमें भी वो पहली इंडियन फीमेल रेसलर थी। जब आप अपने आसपास किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं तो उससे इंस्पायर्ड होना काफी नेचुरल बात होती है। ऐसे ही विनेश ने भी अपनी जीत का सिलसिला शुरू किया।
इंटरनेशनल लेवल पर सबसे पहले उन्होंने जीता 2013 की वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, 2013 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप की 51 किलो की कैटेगरी में ब्रॉन्ज और कॉमनवेल्थ रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर। लेकिन सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू विनेश के लिए आया 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स में, जो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में हुए थे। 48 किलो की कैटेगरी के फाइनल में उन्होंने एक ब्रिटिश रेसलर को 11-8 से हराकर सिर्फ 20 साल की उम्र में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत लिया। विनीश, कंग्रेचुलेशंस। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है आपका, आपको लगा था कि कॉमनवेल्थ चैंपियन बनोगे आप? जी बिल्कुल, कॉन्फिडेंस तो बहुत था कि चैंपियन बनोगे और सोच के भी आई थी। प्रैक्टिस भी इस लेवल से करवाई थी कोच ने। इस लेवल का एक्सीलेंस पाने के लिए किसी भी फील्ड में 3 चीजें सबसे जरूरी होती है। पहला, एक क्लियर गोल होना, पता होना कि एग्जैक्टली आप क्या अचीव करना चाहते हो। दूसरा, उस गोल को लेकर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना, एग्जैक्टली देखना कि डे टू डे आप कौन से एक्शंस और टास्क करोगे जिससे कि एक दिन वहां तक पहुंच पाओ। और तीसरा, अपने गोल को लेकर डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड रहना, अपनी आदतों पर, अपने बिहेवियर पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना। अगर आप भी अपने गोल तक पहुंचने में इनमें से किसी भी चीज से स्ट्रगल करते हो तो मेरा टाइम मैनेजमेंट कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये कोर्स एग्जैक्टली यही चीजें सिखाता है। इस कोर्स को करने के बाद आप सीख जाएंगे कि कैसे कभी भी प्रोक्रेस्टिनेशन का दोबारा शिकार ना बना जाए, कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के साथ साथ अपनी हैप्पीनेस को भी मैक्सिमाइज किया जाए। हजारों लोग जिन्होंने इस कोर्स को लिया है उन्हें बहुत ही लाइफ चेंजिंग लगा है। और अब दोस्तों, मैं इस कोर्स को कंप्लीटली रीमेक कर रहा हूं हिंदी लैंग्वेज में, और भी बेहतर एडवाइस और भी इंप्रूव्ड और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ। ये अपडेट इस महीने के एंड तक लाइव होगा और आप में से जो लोग इस कोर्स को ऑलरेडी खरीद चुके हैं, ऑफ कोर्स उनके लिए ये कंप्लीटली फ्री अपडेट रहेगा। अगर आपने अभी तक नहीं खरीदा है तो ये लिमिटेड कूपन कोड आप लोगों के लिए GOLD44, आपको 44% ऑफ मिलेगा। ये सिर्फ आप में से पहले 1000 लोगों के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। जल्दी से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अपने टॉपिक पर अब हम वापस आए तो 2016 में आती है रियो ओलंपिक्स, जहां साक्षी मलिक ने 58 केजीज की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। यहां विनेश कंपीट कर रही थी 48 केजीज की कैटेगरी में। उनका राउंड ऑफ 16 मैच था रोमानिया की एमिलिया वुक के खिलाफ। इतना स्टनिंग ओलंपिक्स डेब्यू शायद ही कभी देखा गया था। अपने पहले ओलंपिक मैच को ही टेक्निकल सुपीरियोरिटी के दम पे जीता विनेश ने। इसका मतलब है कि आपने अपने ओपोनेंट के दोनों कंधे मैट से लगाकर उन्हें चित कर दिया, या फिर आपने एक बहुत बड़ी लीड हासिल कर ली। फ्रीस्टाइल रेसलिंग में 10 पॉइंट्स। विनेश ने एमिलिया के खिलाफ ये मैच 11-0 से जीता। जब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची तो चाइना की सुन यनान के खिलाफ उनका मैच था। ये मैच भी वो जीत जाती, लेकिन उससे पहले वक्त ने विनेश को पटखनी दे दी। मैच के दौरान उन्हें एक ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह से उन्हें मैट से स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाना पड़ा। ये एक ACL इंजरी थी, यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टियर। इतनी भयानक इंजरी थी कि उन्हें डाउट होने लगा कि क्या वो इस इंजरी से कभी रिकवर भी कर पाएंगी, कि दोबारा से कुश्ती खेल पाए। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक बातचीत में उन्होंने कहा कि वो रोने लगती थी, रोते हुए सो जाती थी और फिर उठकर रोने लगती थी। उनके लिए ये बहुत ही इमोशनल हलचल वाला समय था। 2-3 महीने तो काफ़ी डिफिकल्ट थे। मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था कि मुझे रोना है, रो के मुझे सोना है, सो के जब मैं उठती तो फिर मुझे रोना है। उस साल उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला तो वे व्हीलचेयर पर अवार्ड लेने गई थी। इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में विनेश ने बताया कि 2017 में उन्हें एक कॉन्कशन भी हुआ था, यानी कि एक माइल्ड ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ये सिर पर कुछ लगने की वजह से होती है। उनका सिर कहीं से भी टकराता, ब्रेन इंजरी। ये सिर पर कुछ लगने की वजह से होती है। उनका सिर कहीं से भी टकराता तो सब धुंधला दिखने लग जाता। कोई और होता तो शायद इसे किस्मत का खेल समझकर वहीं रुक जाता, लेकिन विनेश के मन में कुछ और ही था। कुछ दिन गर जिंदगानी और है, हमने भी मन में ठानी और है। 2 साल के गैप के बाद वो रेसलिंग में अपना कमबैक करती हैं। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। यहाँ राउंड रॉबिन फॉर्मेट था, यानी रेसलर्स को 4 के ग्रुप्स में डाला जाता और यहाँ हर एक रेसलर को बाकी 3 रेसलर्स के साथ मैच करना होता। विनेश का फाइनल मुकाबला यहाँ पर हुआ कनाडा की जेसिका मैकडोनाल्ड के साथ, और जिस अंदाज में उन्होंने ये मैच जीता, उस हिस्टोरिक मैच की एक झलक स्क्रीन पर देखनी तो बनती है। कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल मैच कोई रेसलर 13-3 के स्कोर से जीते, ये एक बहुत ही अद्भुत बात है। विनेश के साथ साथ इन्हीं गेम्स में विनेश के अच्छे दोस्त नीरज चोपड़ा ने भी गोल्ड मेडल जीता। मैं एक्चुअल में बस में थी और नीरज का जस्ट फिनिश हुआ था और नीरज तिरंगा लेके घूम रहा था। मुझे एथलीट जब आपका दोस्त आपके मतलब तिरंगे के साथ घूम रहा है और दोनों ऐसे बोल रहे हैं आप गोल्ड लो मैं भी गोल्ड लेती हूँ, तो वो फीलिंग काफी अच्छी थी। कॉमनवेल्थ गेम्स के जस्ट बाद जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन गेम्स हुए और वहां पहले ही मैच में विनेश के सामने थी सुन यनान, वही रेसलर जिनके साथ रियो ओलंपिक्स में कुश्ती करते हुए विनेश इंजर्ड हो गई थी।
ये मैच विनेश ने 8-2 से जीता। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल मैचेस जीतने के बाद फाइनल में उनके सामने आई जापान की रेसलर यूकी हीरी। इन्हें भी विनेश ने 6-2 से मात दी और ये बन गई एशियन गेम्स की भी गोल्ड मेडल विनर, पहली इंडियन वुमेन रेसलर जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीती। 21 अगस्त को उन्होंने अपनी जीत का ये फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था और अगले दिन वापस आते हुए उन्होंने ये फोटो शेयर किया। कैप्शन में लिखा, मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला, खुश हूं कि तुमने मुझे जिंदगी भर के लिए चित कर दिया। ये है सोमवीर राठी, उनके फेलो रेसलर और रेलवेज की नौकरी में उनके कोलीग। 7 साल की जान पहचान के चलते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जब विनेश की फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करी तो सोमवीर ने उन्हें रिसीव किया और शादी के लिए फॉर्मली प्रपोज कर लिया। वहीं पर उनकी सगाई हुई और दिसंबर 2018 में जाकर उनकी शादी होती है। काफी सिंपल शादी थी, लिमिटेड करीबी लोगों को इनवाइट किया था, परिवार, रिश्तेदार और फेलो खिलाड़ी और कोच। रस्मों के नाम पर कोई पैसे की लेन देन नहीं हुई और एक दिलचस्प बात यह कि उन्होंने 7 की जगह 8 फेरे लिए। एक एक्स्ट्रा 8वां फेरा ये संकल्प करते हुए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को खेल खिलाओ। कजाकिस्तान में हुई 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप, यहाँ विनेश ने ग्रीक रेसलर को चित करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम लिया और टोक्यो ओलंपिक्स में इसी तरीके से अपनी जगह पक्की बना ली। रियो ओलंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स के बीच में 17 टूर्नामेंट्स खेले थे विनेश ने और इन 17 में से 16 टूर्नामेंट्स में मेडल जीते, 9 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। लेकिन फिर किस्मत दोबारा मोड़ ले लेती है। कोविड पैंडेमिक दुनिया भर में आ जाता है। आपको बचाने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कहर बरपा रहे कोरोना वायरस भारत में भी पैर पसार रहा है। 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स को 1 साल पोस्टपोन कर दिया जाता है और ये 2021 में होती है। Japan's Prime Minister announced that he and the International Olympic Committee president agreed to postpone the games until 2021. विनेश अब 53 केजीज की कैटेगरी में थी और इस पॉइंट तक ये सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की रेसलिंग की क्वीन बन चुकी थी। सही सुना आपने, ये वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी थी अपनी वेट क्लास में। इसलिए इन्हें एक ओलंपिक मेडल जीतने का बड़ा ही ताकतवर दावेदार देखा जा रहा था। लेकिन दुनिया की नजरों से दूर उनके साथ कुछ अलग ही मामला चल रहा था। 2 साल पहले पता चलता है कि उन्हें डिप्रेशन से डायग्नोस किया गया है। वो स्पेन में थी जब उन्हें महसूस हुआ कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। उन्हें नींद नहीं आती थी, कई दिन तक वो जागते रहती थी। जब वापस लखनऊ कैंप आई तो चीजें ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई। कोई कोच उनसे हल्की सी ऊंची टोन में बात कर लेता तो उन्हें रोना आ जाता। एशियन चैंपियनशिप के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि ये बीमारी उन्हें खत्म कर डालेगी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार के सब लोग उनकी मदद करते थे लेकिन वो अपनी अंदर की सारी बातें सबको नहीं बता पाती थी, इसलिए उन्होंने एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। अगस्त 2020 में उन्हें कोविड भी हो जाता है, जिसके बाद उनका शरीर ढंग से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पाता। सोचकर देखिए, एक रेसलर का तो पूरा खेल ही मसल्स और प्रोटीन पर डिपेंड करता है। अप्रैल 2021 में जब वो एशियन चैंपियनशिप से वापस आई तो वो दोबारा से कोविड पॉजिटिव डायग्नोस होती है। कुछ समय बाद जब वो ठीक होती हैं और बुल्गारिया जाती हैं तो पता चलता है कि उनके पूरे परिवार को कोविड हो गया है। जब देश के लिए खेल रहे किसी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो तो सरकार से, अथॉरिटीज से और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से क्या उम्मीद करी जा सकती है? यही ना कि वो खिलाड़ी की हर एक समस्या को लेकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। कोचिंग, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, जो भी कुछ चाहिए वो रेडिली अवेलेबल कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और ही मामला चल रहा था। जब हम ऐसे कोई बोल देते कि हमें इस कंपटीशन में जाना है या हमारे साथ में जो स्पोर्टिंग स्टाफ है वो अच्छा नहीं है, हमें और अच्छा चाहिए या कोई भी चीज़, तो अभी ब्रजभूषण को पसंद नहीं आता था। वो बहुत चिढ़ जाते थे उसी चीज़ से और उस एथलीट के पीछे लग जाते थे मेंटली टॉर्चर करने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल टोक्यो ओलंपिक्स में भी देखने को मिला। विनेश के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी उन्हें उनकी डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट नहीं दी गई। किसी रेसलर की मैच से पहले वेट कटिंग करना, बाउट के बाद स्ट्रेंथ रीगेन करना और फिर से वेट कटिंग करना, ये सब बहुत टेक्निकल मामला होता है और इसी सब के लिए एक डेडिकेटेड फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए होता है। लेकिन विनेश के लिए थी सिर्फ वही फिजियोथेरेपिस्ट जो टोक्यो ओलंपिक्स में शूटिंग टीम के साथ गई हुई थी। वो अनफॉर्चुनेटली उनकी मदद नहीं कर सकी जैसे कि कोई रेगुलर फिजियोथेरेपिस्ट करता। विनेश ने कहा कि आखिरी दिन पर जब मैं अपना वेट कट कर रही हूँ, क्या मैं ये सब समझाऊं कि रेसलिंग में कैसे क्या होता है या खुद पर फोकस करूं। एज ए रिजल्ट वो खुद ही अपनी फिजियोथेरेपिस्ट बनी। अपने रेसलिंग बाउट के दिन जब वो सुबह उठी तो उन्हें दर्द सा महसूस हुआ, उन्हें वॉमिटिंग होने लगी। स्टेडियम जाते हुए बस में उन्होंने अपनी फिजियो पूर्णिमा से पूछा कि वो क्या कर सकती हैं। विनेश का पहला मैच था रियो ओलंपिक्स की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सोफिया मैटसन के साथ। विनेश ने 7-1 से ये मैच जीता, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उन्हें वॉमिटिंग जैसा महसूस हो रहा था, इसलिए वो कुछ खा नहीं सकती थी। उन्होंने 2 नमक के कैप्सूल्स लिए, कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, कोई फायदा नहीं हुआ।
वो कंट्रोल में महसूस नहीं कर रही थी और धीरे धीरे उन्हें शिवरिंग होने लगी, उनकी बॉडी कांपने लगी। अगली बाउट में उन्हें पता चल गया था कि वो हार रही हैं। ऐसी पोजीशन से वो पॉइंट दे रही थी जहां से वो कभी नहीं देती थी। दिमाग इस लेवल तक ब्लॉक हो चुका था कि उनसे एक टेक डाउन भी कंप्लीट नहीं हो रहा था। वो ब्लैंक आउट हो चुकी थी। इस हार ने विनेश को अंदर से तोड़ दिया, लेकिन ब्रिजभूषण को अभी भी चैन नहीं पड़ा। WFI ने इनडिसिप्लिन की एलिगेशंस लगाते हुए विनेश को टेम्पररली सस्पेंड कर दिया। बोलना पड़ेगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं बोल दूं, मैंने जितना भी ये पूरा देखा ना, ऐसा था कि यार क्यों, मतलब एथलीट की लाइफ ही इतनी टफ है, ठीक है, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो सबसे गंदा पार्ट ये था कि हम ऐसा बोल रहे कि सिल्वर भी गया, ये भी गया, वो भी गया। हमारा तो कोई हक ही नहीं बनता बोलने का, पता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने देश में ना हमें पता है कि कैसी ट्रेनिंग स्किल्स दी जा रही है, कितना उन्हें चीज़ें दी जा रही होंगी, कितना नहीं प्रोवाइड करी जा रही होगी। तो उन पे कमेंट करना तो हमारा बस की बात ही नहीं है, और जो उनके साथ हुआ वो तो होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। अब ये जो भी प्रोसेस है यार, ये होती होगी कि एक दिन के अंदर वेट कम करना है और ये करना है, भाई बहुत टफ चीज़ें हैं। और इस चीज़ को सह के बस भगवान करे वो निकल जाएं और चेंजेस आए, चीज़ों में चेंजेस आए। रेगुलेशन, मतलब जो उनका ट्वीट था कि हाँ यार रेगुलेशन में ये रूल्स एंड रेगुलेशन को चेंजेस होने चाहिए और सिल्वर मेडल मिले तो मिलना चाहिए यार, क्योंकि एक इंसान ने पूरी अपनी लाइफ दे दी है और फिर वो रिटायर होना चाह रही है, क्योंकि कितना सहेगा, क्या क्या हो रहा है उनकी लाइफ के साथ, ठीक है। अभी आगे का पार्ट तो मैं बाद में देखूंगी, क्योंकि नहीं है स्पेस यार, बस स्पेस की वजह से, बाकी और कोई रीज़न नहीं है, वरना मैं इतनी गर्मी में बैठी हुई हूँ, ऐसा नहीं है, पूरा पसीने से लथपथ हूँ। तो अगर आप लोग पहली बार उस चैनल पे आए हैं तो जुड़ जाना, क्योंकि मैं हर चीज़ पर रिएक्शन करती हूँ, मूवीज़, ट्रेलर, म्यूज़िक, कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ पसंद आती है, कोई भी बात सही लगती है, कोई बात ठीक लगती है, तो बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जुड़ जाना। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड टाटा।